हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार सोनल, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और आज आपको मैं बताने वाला हूं ज़मींदार सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा ज़मींदार लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो लोग कैसे रहते थे, पहले क्या स्टेटस था उनका, बाद में क्या स्टेटस हुआ, वगैरह वगैरह। ज़मींदार शब्द जो है ना, ये पर्शियन शब्द से आया है। ज़मीन और दार। ज़मीन का मतलब ज़मीन, ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। दार का मतलब मालिक, ज़मीन का मालिक, ये है ज़मींदार। ज़मींदारों के अधिकार और उनके स्टेटस में ना बहुत सारा चेंजेस आया, लेकिन मैं मेजर चेंजेस की ही बात करूंगा यहाँ पे। मुगल काल के पहले ना ज़मींदार का मतलब एक छोटा मोटा राजा हुआ करता था, जबकि मुगल काल के बाद से, स्पेशली अकबर के टाइम पीरियड से, एक ज़मींदार का मतलब सिर्फ इतना होता था कि वो जिस ज़मीन के मालिक हैं तो उसमें जो भी अनाज उगाया जाएगा किसानों के द्वारा, तो उसका कुछ परसेंट इनका हक रहेगा, और कोई ऐसा वैसा हक नहीं, ये उनका पुश्तैनी हक रहेगा। जमींदार शब्द बाद में हर एक स्टेट में एक जैसा इस्तेमाल होने लगा। हर एक स्टेट में मतलब जितने भी राज्य मुगल अधिकार में आए थे, राज्य कहना गलत होगा, जितने भी एरिया मुगल अधिकार में थे, इन सब एरिया में जितने भी इस तरीके के लोग थे उन्हें जमींदार कहा जाने लगा। जबकि इससे पहले उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि दोआब में इन्हें खोट या मुकद्दम कहा जाता था, वहीं अवध में सतराही या बिस्वी के नाम से ये जाने जाते थे, राजस्थान में भोमल के नाम से जाने जाते थे, और गुजरात में बंत या वंत इस नाम से जाने जाते थे। फाइनली इन सभी लोगों को जाना जाने लगा सिर्फ एक नाम से, और वो था जमींदार। और ऐसा नहीं है कि सारा जमीन जमींदारों के ही अंडर में था। कुछ ऐसे भी जमीन हुआ करते थे जो शुद्ध रूप से किसानों के होते थे, और इन जमीनों को कहते थे रैयती। पर बहुत सारे जगह ऐसे भी थे, मतलब जमींदारों का इतना बड़ा जमीन था कि उस पे बाद में पूरा का पूरा एक गांव बसा। बहुत बारी जमींदार लोग खुद ही बसा देते थे उस गांव को, और उस गांव से हर एक, मतलब जो भी वहाँ पे किसानी करने लायक हैं, वो लोग जाके उनके ज़मीनों पे काम करते थे, और उससे जो अनाज आता था उसका कुछ परसेंट उस ज़मींदार को देना पड़ता था, और बाकी जो है वो खुद से रखते थे। जैसे राजस्थान में वसीदारों को बसाया गया था भूमिया के द्वारा। वसीदार यानी एक तरीके के ये किसान हुआ करते थे, और भूमिया वहाँ पे ज़मींदार थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर के टाइम से ये सब चीज़ चेंज हो गया था, तो अब होता क्या था ना कि वो किसान जो भी उगाते थे उसका कुछ जमींदार रखते थे, और जमींदार फिर उसमें से कुछ मुगल्स अथॉरिटी को दिया करते थे, और जब तक वो देते थे तभी तक वो जमींदार रहते थे, वरना मुगल किंग उनको हटा दिया करते थे और उनके बदले किसी और को बैठाया करते थे। या फिर बहुत सारे ऐसे भी गांव हुआ करते थे जहाँ पे पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो किसी ना किसी किसान का हुआ करता था। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा ज़मीन है और वो टुकड़ों में बटा हुआ है, तो हर एक टुकड़ा किसी ना किसी का अपना है, तो वहाँ पे कोई ज़मींदार थे ही नहीं। तो ऐसे जगहों पे जो मुगल राजा थे ना, वो कई बारी वहाँ पे ज़मींदार बना दिया करते थे किसी एक को, और वो फिर एकदम एक्चुअल ज़मींदार की तरह काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब मुगल काल से ज़मींदार एक गवर्नमेंट एजेंट की तरह काम करते थे। उनका काम ये होता था कि खुद में कुछ रखना और फिर गवर्नमेंट को कुछ देना, ठीक है। ये इस तरीके का काम हो गया था फिर, और बाद में ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, और अब ज़मींदारों को ये अधिकार था कि जो कलेक्शन होगा उसका 10% वो रखेंगे, जिसको ननकार कहा जाता था, और बाकी वो स्टेट को दे देंगे। और कई बारी राज्य क्या करते थे, राज्य मतलब यहाँ सिर्फ मुगल राज्य, ठीक है, तो ये क्या करते थे ना कि जमींदारों को बाईपास करते हुए अपने एजेंट्स भेजते थे कलेक्शन के लिए, लेकिन उसमें से भी 10% जमींदारों को दिया जाता था, उस जगह के जमींदारों को। और अब इसे ननकार नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था मालिकाना। और लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात में जो वंत था वो भी 10% था, ऐसा नहीं है। गुजरात में जो वंत था वो इस मालिकाना से ज़्यादा हुआ करता था, मतलब 10% से ज़्यादा वो लोग क्लेम करते थे और उन्हें मिलता था। और डेक्कन में जहाँ पे मराठों का राज्य था, वहाँ पे चौथ कहा जाता था इस चीज़ को, ये 1/4 हुआ करता था जो प्रोड्यूस था उसका। लेकिन मराठों के अधिकार में जो क्षेत्र था ना, वहाँ के ज़मींदार काफ़ी अलग तरीके से बिहेव करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो किसान थे उनसे
उनका जो अनाज है वो तो लेते ही लेते थे, मतलब जितना उनका बनता था वो चीज़ लेते थे। इसके अलावा भी उन पे खान समारी लगाते थे। खान समारी का मतलब हाउस टैक्स, ठीक है। फिर दस्तार समारी भी लगाते थे। इसका मतलब है कि अगर वो पहुंच जाएंगे तो उनका पगड़ी का टैक्स, अजीब अजीब टैक्स लगाते थे। यहाँ तक कि अगर किसानों में कहीं शादी वगैरह हो रहा है तो उस पर भी टैक्स था। अगर वो तालाब खोदेंगे उस पर भी टैक्स था। दुनिया भर का टैक्स था, अजीब अजीब तरीके का। और ये सारे के सारे जमींदार जो है ना, ये छोटे मोटे जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। मतलब इनका जो जमीन था वो इस तरीके का जमीन था जहाँ पे सीधा सीधा जो अथॉरिटी था, स्टेट था, उसका रूल रहता था। और ये बस एक एजेंट की तरह काम करते थे, गवर्नमेंट एजेंट की तरह। जबकि बड़े बड़े जमींदार भी मौजूद थे और इन बड़े जमींदारों को राजा, राव, राणा, रावत, इन सब नामों से जाना जाता था। एक्चुअली मेजर फर्क ये था ना कि वो जो छोटे ज़मींदार हुआ करते थे तो वो एक एजेंट की तरह काम करते थे। मतलब उनका उस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट वो भी जब कुछ एक्शन लेते थे ना तो इस चीज़ के लिए उन्हें सूचना देना पड़ता था स्टेट को। जबकि ये जो ज़मींदार थे, ये जो अभी मैंने गिनाया आपको, राव, राणा, ये सब, ये लोग ऑलमोस्ट सेमी ऑटोनोमस थे। मतलब इनके अपने क्षेत्र में ये मालिक हुआ करते थे और ये वो जो मुगल अथॉरिटी को सिर्फ पेशकश दिया करता था। पेशकश मतलब एक तरीके का टैक्स था, आप ऐसा समझो, और वो भी फिक्स था, मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जबकि वो छोटे जमींदार के केस में उस पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और जानकारियों के साथ। और तब तक के लिए आप देखते रहिए थॉट्स ऑफ सोनल। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में रहे बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।